आने वाली कुछ वीडियोस में हम बेसिकली नियोप्लाज्मा की क्लिनिकली ओरिएंटेड स्टडी करेंगे। क्लिनिकली ओरिएंटेड स्टडी में हम प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस और क्लिनिकल एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे जो नियोप्लाज्मा से रिलेट करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं नियोप्लाज्मा रिलेटेड क्लिनिकल एस्पेक्ट्स, जिसमें भी बहुत क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं, बट आज की वीडियो स्पेसिफिकली पैरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम पे रहेगी। बाकी जितने भी क्लिनिकल एस्पेक्ट हैं उन सबको मैं एक साथ में अगली वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। बट ये जो पैरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम है, ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। उसके लिए मैं इसको अलग से अपलोड कर रहा हूँ, बाकी सबको हम साथ में डिस्कस कर लेंगे एक ही वीडियो में। तो वो अगली वीडियो थोड़ी लंबी भी होगी क्योंकि उसमें हम सारे एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कि पैरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम, नाम से हमको क्या पता पड़ रहा है? अगर हम इसको नाम से पता करने की कोशिश करें तो पैरा नियोप्लाज्मा मतलब जो चीज़ नियोप्लाज्मा के साथ पैरेलली हो रही है। इससे हम क्या समझें? इससे हमको ये पता पड़ा कि देखिए, कोई कैंसर का पेशेंट है, मान लीजिए कोई कैंसर का पेशेंट है, तो उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, उसकी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो हो तो कैंसर के कारण रही है, बट कैंसर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। कैंसर से डायरेक्टली रिलेटेड का क्या मतलब हुआ? तो एक बहुत सिंपल सी बात समझें कि ये मान लीजिए कैंसर का एक सेल है, ठीक है, नॉर्मल सेल है, सॉरी, ये एक नॉर्मल सेल है, और अब ये सेल कैंसर का बन जाता है, तो ये सेल बड़ा हो गया, ठीक है। उसके साथ क्या देखने को मिला? जो भी सेल है, ट्यूमर है, मतलब बेसिकली सेल है या ऑर्गन है, ये इन्वेजन शो करेगा, ये मेटास्टेसिस शो करेगा, है ना। तो जो भी प्रॉब्लम इन्वेजन, मेटास्टेसिस या ट्यूमर के एनलार्जमेंट के कारण हो रही है, वो तो डायरेक्टली कैंसर के कारण हो रही है। लेकिन ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो पेशेंट को होती है, वो ना तो इस ट्यूमर एनलार्जमेंट के कारण हुई, ना इन्वेजन के कारण हुई, ना मेटास्टेसिस के कारण हुई। सिंपल सी बात, आप ये मान लीजिए कि ये ट्यूमर ए है, ये ट्यूमर ए, बी और सी जगह पे ही मेटास्टेसिस कर सकता है, ठीक है। लेकिन इस ए ट्यूमर के पेशेंट की डी पोजीशन पे, एक सेकेंड, डी पोजीशन पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो डी पोजीशन पे जो प्रॉब्लम हुई वो ना तो इन्वेजन के कारण हुई, ना मेटास्टेसिस के कारण हुई, ना ही इस कैंसर के, इस बॉडी के, मतलब बेसिकली सेल के एनलार्जमेंट के कारण हुई। हो वो बेसिकली क्यों रही है प्रॉब्लम? क्योंकि कैंसर है, लेकिन वो डायरेक्टली कैंसर से रिलेटेड नहीं है। अपन उन प्रॉब्लम्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम की डेफिनेशन की बात करें तो सिम्टम्स कॉम्प्लेक्सेस इन कैंसर पेशेंट विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू मास इफेक्ट और इन्वेजन और मेटास्टेसिस और बाय सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स इंडिजीनियस टू द टिश्यू ऑफ ओरिजिन। मतलब वह प्रॉब्लम्स जो कैंसर पेशेंट्स में, वह सिम्टम्स जो हमको कैंसर पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं, जो या तो उसके डायरेक्टली मास इफेक्ट यानी उसकी स्वेलिंग के कारण, इन्वेजन या मेटास्टेसिस के कारण, या सिक्रेशन ऑफ हार्मोन इंडिजीनियस टू द टिश्यू ऑफ ओरिजिन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि बेसिकली जो भी कैंसर का खुद है, मतलब ऑर्गन ओरिजिन, मतलब जो भी कैंसर का ओरिजिन है, वो अगर बेसिकली कोई हार्मोन सिक्रेट कर रहा है ना, तो उस हार्मोन के बढ़ने के कारण, मान लीजिए अगर आपको थायराइड की ही कैंसर हुआ है, ठीक है, थायराइड का कैंसर हुआ है, और हमारी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण हो रही है, तो इट्स नॉट अ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम नहीं है, क्योंकि थायराइड खुद ही थायराइड हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, और जब चूंकि उसको कैंसर हुआ है तो हाइपरथायरॉयडिज्म ऑब्वियस सी बात हो रहा है ना। तो ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम नहीं है, क्योंकि ये टिश्यू ऑफ ओरिजिन, मतलब जो टिश्यू बेसिकली जो सिक्रेशन कर रहा है उसके एक्सेस के कारण नहीं हुई ये प्रॉब्लम। अभी मैं जब एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करूंगा तो आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में अपने आप पता पड़ जाएगा। अगर अपन बात करें क्या फ्रीक्वेंसी है, तो अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ पेशेंट्स में ये देखने को मिलती है। मतलब पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम एक रेयर कंडीशन है, बहुत कॉमन नहीं है, मतलब हर कैंसर के पेशेंट में नहीं होती, हर 10% केसेज में देखने को मिलती है। 100 में से 10 केसेज में आपको पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें तो क्यों जानना जरूरी है इनके बारे में,
तो ये नियोप्लाज्मा के फर्स्ट मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये पेशेंट इनको लेके अपने क्लिनिक में आता है, तो हाँ मान सकते हैं कि नियोप्लाज्मा के फर्स्ट मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बार पेशेंट्स मतलब नॉर्मल वो ट्यूमर को भी बेनाइन ट्यूमर समझ लेता है कि बेनाइन नहीं होगी, इसलिए वो हॉस्पिटल में क्लिनिक में दिखाने नहीं आता। लेकिन हाँ, इन मैनिफेस्टेशंस के साथ वो क्लिनिक में दिखाने को आता है क्योंकि उसको ये प्रॉब्लम्स बड़ी लगती है, उसको ये प्रॉब्लम्स इनके साथ परेशानी होती है, इसके लिए वो इनको दिखाने को आता है। और इनसे अपन जान सकते हैं कि हाँ हम मतलब हम किस तरफ हमको केस को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से उस केस की इन्वेस्टिगेशन करनी है, हम बेसिकली पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम से समझ सकते हैं। साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमको भी खुद को ये गलती हो सकती है कि हम उसको समझ लें कि यहाँ पे मेटास्टेसिस हो चुका है। मतलब सिंपल सी बात कि लंग के कैंसर के कारण मान लीजिए किडनी में कोई, मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, किडनी में कोई पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होता है, मतलब किडनी रिलेटेड कोई भी सिंड्रोम होता है जो पैरानियोप्लास्टिक होता है, तो बेसिकली लंग के कैंसर की मेटास्टेसिस नहीं है ये किडनी में। आप ये मत मतलब हमको ये भी लग सकता है कि भाई लंग का कैंसर का मेटास्टेसिस हो कि किडनी में पहुंच चुका है, इसलिए किडनी पे ये इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन नहीं, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के कारण वो किडनी के ऊपर वो इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, बेसिकली वहाँ पे मेटास्टेसिस नहीं हुए। तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कैंसर के पेशेंट्स को देखते वक्त कि जो भी पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स हो रहे हैं वो कैसे हैं, क्योंकि अगर आप उसकी किडनी निकाल लेंगे जबकि किडनी में मेटास्टेसिस नहीं हुआ है तो पेशेंट के साथ न्याय नहीं हुआ ना, है ना। जब किडनी में मेटास्टेसिस नहीं हुआ है तो आप किडनी नहीं निकाल सकते, जबकि हम पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम से कंफ्यूज होकर किडनी निकाल सकते हैं कि भाई मेटास्टेसिस हो चुका है किडनी तक। तो बेसिकली अनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट से बचने के लिए पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स को पढ़ना जरूरी होता है। कुछ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम की जो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स होती है वो इतनी खतरनाक होती है कि उसके कारण भी डेथ हो सकती है, मतलब वो भी मे बी फेटल, दे कैन बी फेटल। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कि ये सिंड्रोम्स खुद भी यूज़फुल है मॉनिटर करने में, बेसिकली कैंसर के पेशेंट्स को मॉनिटर करने में कि उनमें रिकरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, या उसमें जो भी हम कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी दे रहे हैं उससे कितना फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि जब बेसिकली अगर कैंसर ठीक हो रहा होगा, अगर कैंसर ठीक हो रहा होगा तो साथ में जो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स हैं वो भी ठीक हो रहे होंगे। अगर वापस कैंसर हो रहा होगा तो ये सिंड्रोम जो भी प्रॉब्लम्स है वो दिक्कत वापस पेशेंट को शुरू हो जाएगी। तो इसके साथ हम मॉनिटरिंग भी कर सकते। अगर हम बात करें तो किस तरह के पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स देखने को मिलते हैं, तो कुछ एंडोक्राइनोपैथीज, कुछ डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वेस्कुलर हिमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस, आर्टिकुलर सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस, इस तरह के बहुत सारे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत सारी कैटेगरी के। अपन शुरुआत करते हैं एंडोक्राइनोपैथीज की, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स में, मतलब 10% केसेस में भी सबसे ज़्यादा एंडोक्राइनोपैथीज ही देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा केसेस में। एंडोक्राइनोपैथीज का मतलब क्या हुआ, अगर बहुत सिंपल सी बात समझें तो कुछ अलग तरह के हॉर्मोन्स ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं कैंसर के पेशेंट्स में। पर ये जो भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं ये एक्टोपिक हार्मोन प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब खुद खुद ग्लैंड सिक्रीट नहीं कर रहा, जो भी हार्मोन जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई दूसरे सोर्स से ये हार्मोन या इस हार्मोन रिलेटेड कोई प्रोटीन का सिक्रेशन बढ़ रहा है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन एंडोक्राइनोपैथी है कशिंग सिंड्रोम। हम सब अवेयर है कशिंग सिंड्रोम से। कशिंग सिंड्रोम से बेसिकली हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज क्या है कशिंग सिंड्रोम का, हाइपर पिट्यूटरिज्म, है ना, या पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर। बट अपन अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं कैंसर रिलेटेड कशिंग सिंड्रोम। स्पेशली जो भी स्मॉल सेल कार्सिनोमाज ऑफ लंग्स होते हैं ना, उनमें कशिंग सिंड्रोम्स देखने को मिलता है। क्या अंतर हुआ हाइपर पिट्यूटरी के कारण जो कशिंग सिंड्रोम हो रहा है या स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग के कारण जो भी ये हो रहा है कशिंग सिंड्रोम, उसमें क्या अंतर है। तो एक बात समझिए कि जो हाइपर पिट्यूटरी का कशिंग सिंड्रोम है ना, वो सीधा कॉर्टिकोट्रोपिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है, ठीक है, वो सीधा कॉर्टिकोट्रोपिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है जिसके कारण कशिंग सिंड्रोम हो जाता है, हम सब जानते हैं। लेकिन जो कार्सिनोमा ऑफ लंग है ना,
उसमें क्या होता है कि कशिंग सिंड्रोम का एक प्रिकर्सर होता है प्रोओपियोमेलेनोकॉर्टिन। प्रोओपियोमेलेनोकॉर्टिन कशिंग सिंड्रोम मतलब सॉरी बेसिकली एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स का प्रिकर्सर है। इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है बॉडी में, इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो जब इसका सिक्रेशन बढ़ता है तो इसके कारण कॉर्टिकोट्रोपिक का भी सिक्रेशन बढ़ता है, जिसके कारण बेसिकली कशिंग सिंड्रोम हो जाता है ना। तो जो पिट्यूटरी हार्मोन मतलब बेसिकली जो हाइपर पिट्यूटरिज्म के कारण कशिंग सिंड्रोम हो रहा है, उसमें केवल और केवल कॉर्टिकोट्रोपिन का सिक्रेशन लेवल बढ़ता है। लेकिन जो भी कैंसर के कारण का स्पेशली स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स के कारण जो भी कशिंग सिंड्रोम हो रहा है, उसमें इसके प्रिकर्सर एज वेल एज खुद दोनों का सिक्रेशन मतलब दोनों का लेवल ब्लड में बढ़ता है। तो एक तो ये था। दूसरा, अगर अपन एंडोक्राइनोपैथी की बात करें तो हाइपर कैल्सीमिया, ये भी एक बहुत कॉमन है। हाइपर कैल्सीमिया कैंसर रिलेटेड दो कारण हो सकते हैं। क्या दो कारण हो सकते हैं? या तो पहला कि कैंसर के कारण ऑस्टियोलाइसिस हो जाए, बोन्स टूटे, जिसके कारण भी हो सकता है। जैसा किन कंडीशंस में देखने को मिलता है, या तो खुद बोन्स का कैंसर हो जाए या कुछ ऐसे कैंसर्स हो जाए जो बेसिकली बोन में मेटास्टेसिस कर ले, उसके कारण बोन्स ऑस्टियोलाइसिस होएगा और जिसके कारण हाइपरकैल्सीमिया होएगा। या फिर क्या हो सकता है, यह हो सकता है कुछ कैल्सीमिक हाइपर कैल्सीमिक ह्यूमरल सब्सटेंस मतलब ब्लड में कुछ ऐसे सब्सटेंस आ जाए जो खुद ही बेसिकली कैल्सीमिक है। अब अपन ये जानते हैं कि अगर अपन डिस्कस करें बोन्स या मेटास्टेसिस की तो कैंसर के डायरेक्ट इफेक्ट हो गए, तो वो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम नहीं है। ड्यू टू स्केलेटल मेटास्टेसिस कोई पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम नहीं है। लेकिन ये जो प्रोडक्शन ऑफ कैल्सीमिक ह्यूमरल सब्सटेंस है ना, कुछ कैंसर्स में कैल्सीमिक ह्यूमरल सब्सटेंस बन जाए, कुछ ऐसे सब्सटेंस बनने लग जाते हैं जो बेसिकली हाइपरकैल्सीमिया कराए बॉडी में, है ना। तो ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है। अगर अपन बात करें कौन सा सब्सटेंस है, तो एक बहुत कॉमन सब्सटेंस है, हम जानते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन्स, पीटीएच आरपी। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो मिमिक करते हैं एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन्स, है ना। बेसिकली ये केवल और केवल एन टर्मिनल पे पैराथायरॉयड हार्मोन के जैसे होते हैं, सी टर्मिनल इनका अलग होता है, पर ये फंक्शनली पैराथायरॉयड हार्मोन को मिमिक करते हैं। कैसे मिमिक करते हैं? तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन का रिसेप्टर होता है ना, पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन का रिसेप्टर, ये उस पर एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। तो बेसिकली जो पैराथायरॉयड हार्मोन का रिसेप्टर हुआ, वो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन्स का भी रिसेप्टर हुआ। एक और इन रिसेप्टर्स के बारे में इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि ये दोनों जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं। दोनों मतलब एक ही है, पर ये जो है पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। ठीक है, उनके ऊपर एक्ट करके बेसिकली ये हाइपर कैल्सीमिया करवाते हैं। अगर अपन बात करें तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन्स की, तो हमारी बॉडी के कुछ सेल्स मतलब कुछ पोर्शंस जैसे ओवरी हो गई, किडनी हो गई, ये बेसिकली पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन्स को सिक्रेट करती है। तो जब भी इनका कैंसर होएगा, ओवरी का कैंसर हो गया, किडनी का कैंसर हो गया, तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन्स बढ़ जाते हैं ब्लड में, जिनके कारण हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है। और अगर अपन बात करें तो अपन बात करते हैं जैसे ब्रेस्ट, है ना। ब्रेस्ट कैंसर में भी पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन्स बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, क्या कॉज है इसका? तो इसका कॉज है कि ब्रेस्ट फीडिंग हो के टाइम जो कैल्शियम का मूवमेंट है, कैल्शियम ट्रांसपोर्ट है, जितना भी कैल्शियम ट्रांसपोर्ट है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन्स ही देखते हैं। और पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन्स लंग्स की रीमॉडलिंग करवाते हैं। तो इसके कारण जो लंग कैंसर होते हैं उसमें भी पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन्स बढ़ जाते हैं। तो इसके कारण इनमें हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलता है। कुछ न्यूरोमायोपैथिक पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स भी होते हैं, जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथीज, कॉर्टिकल सेरेबेलर डीजनरेशन, पॉलीमायोपैथी या माइस्थेनिक सिंड्रोम, जिसमें माइस्थेनिक सिंड्रोम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। माइस्थेनिया ग्रेविस से मिमिक करता है, एक तरह से मिलता जुलता सिंड्रोम है। इस सिंड्रोम में क्या होता है,
तो बेसिकली इन तीन के तो अभी तक कॉज नहीं पता कि पेरिफेरल और ये सेंट्रल न्यूरोपैथीज क्यों हो रही है, बट माइस्थेनिक सिंड्रोम का कॉज अभी तक जो समझ में आया है वो ये है कि कुछ एंटीबॉडीज़ जो बेसिकली ट्यूमर सेल एंटीजन के अगेंस्ट इंड्यूस होती है, वो क्रॉस रिएक्ट कर देती है न्यूरोनल सेल्स के साथ। ठीक है, न्यूरल सेल एंटीजेंस के साथ क्रॉस रिएक्ट कर देती है और इम्यून रिएक्शंस होने लग जाती है। बेसिकली वो इन्हीं को दुश्मन मान लेती है और इनको डैमेज करना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कुछ कैंसर्स में न्यूरल एंटीजेंस एक्टोपिकली एक्सप्रेस होते हैं। ये भी एक बहुत काम की बात है कि कुछ कैंसर्स में जो न्यूरल एंटीजेंस हैं वो एक्टोपिकली एक्सप्रेस होते हैं। अब वो एक्टोपिकली एक्सप्रेस भी हो रहे हैं और साथ में क्या हो रहा है, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ भी न जाने कैसे, पर इन एंटीबॉडीज़ को इनके अगेंस्ट बन चुकी है, तो वो इनको डैमेज कर देती है। ठीक है, कुछ डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हैं। तो अभी तक हमने कौन कौन से डिसऑर्डर्स बात कर ली, एंडोक्राइनोपैथीज़ के बारे में बात कर ली और साथ में न्यूरोमायोपैथीज़ के बारे में बात कर ली। अब स्किन रिलेटेड डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें तो ये अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट्स आते हैं उसकी हम देख के भी ये बता सकते हैं, मतलब हमको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि भाई कोई ऐसी कंडीशन है या नहीं। तो बेसिकली अगर अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, आप इसका गूगल पे इसकी इमेज देख लीजिएगा, इसमें क्या होते हैं, ग्रे ब्लैक पेचेस, वेरिकस हाइपर क्रिएटोसिस के ग्रे ब्लैक पेचेस देखने को, मतलब स्पेसिफिकली अगर बात करें तो आर्मपिट्स, यहाँ पे ग्रे ब्लैक पेचेस ऐसे ऐसे लाइन बन जाती है, या फिर नेक रीजन। ठीक है, नेक रीजन में ऐसे ऐसे लाइन बन जाती है, ग्रे ब्लैक पेचेस की लाइन बन जाती है। ठीक है, ये जेनेटिकली डिटेक्टेबल डिजीज़ है बहुत सारे बच्चों में और बड़ों में, लेकिन अगर ये 40 के बाद हो रही है तो उसमें ये गैस्ट्रिक कैंसर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको गैस्ट्रिक कैंसर याद होना चाहिए कि गैस्ट्रिक कैंसर के कारण हो सकती है। ठीक है, जेनेटिकली डिटेक्टेबल भी है, लेकिन अगर 40 साल के बाद में किसी में देखने को मिल रही है तो गैस्ट्रिक कैंसर, लंग कैंसर, यूट्राइन कैंसर के कारण भी हो सकती है। अभी तक केवल और केवल इसका इतना ही कारण पता है कि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हैं और कुछ एपिडेमल ग्रोथ फैक्टर्स के सिक्रेशन के कारण ही होती है। अगर हम ओसीएस आर्टिकुलर सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास बाई चांस कोई पेशेंट का एक्सरे आता है, उस एक्सरे में हमको देखने को मिलता है कि मान लीजिए लॉन्ग बोन्स हैं आपकी हैंड्स की। ठीक है, इसके डिस्टल एंड्स पे कुछ इस तरह के प्रोजेक्शंस आ गए, कांटे जैसे। ठीक है, एक्सरे में अगर हमको ऐसे कुछ कांटे जैसे कुछ प्रोजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं तो ये ब्रोंकोजेनिक कैंसर में 1 to 10% केसेस ऑफ ब्रोंकोजेनिक कैंसर्स में हाइपरट्रोपिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, हाइपरट्रोपिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी के कारण होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें न्यू बोन फॉर्मेशन होने लग जाती है कांटों के फॉर्म में, क्योंकि पेरियोस्टियल फॉर्मेशन हो जाती है। बेसिकली पेरियोस्टियल न्यू फॉर्मेशन होने लग जाती है और पेरियोस्टियम थिकनिंग शुरू हो जाती है। कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, डिस्टल एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स और प्रॉक्सिमल फेलेंजेस, जिसमें भी डिस्टल एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है हाइपरट्रोपिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी में, तो इसमें आर्थराइटिस ऑफ जॉइंट, जॉइंट के आर्थराइटिस, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, ये भी सब देखने को मिलती है। लेकिन हम जानते हैं कि आर्थराइटिस बहुत ही कॉमन सी कंडीशन है, साथ में क्लबिंग ऑफ फिंगर भी लीवर डिजीज, डिफ्यूज लंग डिजीज, कॉन्जेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीजेज, अल्सरेटिव कोलाइटिस सब में देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, अगर साथ में पेरियोस्टियल न्यू बोन फॉर्मेशन भी हो रही है तो हाँ, ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम हो सकता है। अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है तो हम उसके लिए बाकी के आगे जो डायग्नोसिस के भी जितनी भी टेक्निक्स हैं हम उससे आगे देखना चाहिए। इसके बाद अगर अपन बात करें तो कुछ वेस्कुलर और हीमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस भी होते हैं, जिसमें एक बहुत कॉमन है माइग्रेटरी थ्रोम्बोफेल्बाइटिस या ट्राउज़र सिंड्रोम। ठीक है, पेंक्रियाज, लंग्स और प्रोस्टेट के कैंसर्स में ट्राउज़र सिंड्रोम्स देखने को मिलता है, जिसमें उसके मतलब थोड़ी स्वेलिंग्स और मतलब आप इसकी इमेजेस देख लीजिएगा, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं बहुत, तो आप इसकी इमेज देख लीजिएगा। साथ में एक्यूट डीआईसी है ना, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, ये भी एक्यूट प्रोमेलाइटिक ल्यूकेमिया में और प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमाज में देखने को मिलता है। बेसिकली ये सब क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सब्सटेंस, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो म्यूसिन, कैंसर के कारण म्यूसिन सिक्रेशन बढ़ गई और म्यूसिन कोएगुलेशन में काम करता है, मदद करता है। तो बेसिकली म्यूसिन के कारण कोएगुलेशन होने लग रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, म्यूसिन के कारण कोएगुलेशन हो रहा है।
इस कोएगुलेशन के कारण ये माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और एक्यूट डीआईसीज ये देखने को मिल रहे हैं। तो ये कौन कौन से कैंसर्स हैं? तो पेंक्रियाज, लंग, डीप सीटेड कैंसर्स बेसिकली अगर अपन बात करें तो डीप सीटेड कैंसर्स ऑफ पेंक्रियाज, लंग्स, प्रोस्टेट कैंसर भी काफ़ी कॉमन है एक्यूट डीआईसी के लिए, और साथ में ट्राउजर सिंड्रोम के लिए भी, बट ज़्यादातर एक्यूट डीआईसी के लिए। प्रोस्टेटिक एंडिनोकार्सिनोमास काफ़ी कॉमन है। साथ में अगर अपन बात करें तो नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्टाइटिस है ना, एडवांस कैंसर के कारण होता है नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्टाइटिस। इसमें म्यूसिन सिक्रेटिंग कार्सिनोमास, इसको हम एक और नाम से जानते हैं मरेंटिक एंडोकार्टाइटिस। बेसिकली इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ने लग जाता है। ठीक है, जब एस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ने लग गया तो एस्ट्रोजन भी मदद करता है इस एंडोकार्डाइटिस फॉर्मेशन में। ठीक है, और साथ में म्यूसिन सिक्रेशन, एडवांस म्यूसिन सिक्रेशन के कारण ये देखने को मिलता है। रेड सेल अप्लेजिया, थाइमिक कैंसर्स में बेसिकली थाइमिक नियोप्लाज्मा, म्यूकस मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, थाइमिक नियोप्लाज्मा में रेड सेल अप्लेजिया देखने को मिलते हैं। और अगर अपन बात करें तो बहुत कॉमन सी कंडीशन है एम्ब्लॉइडोसिस, है ना। तो ज़्यादातर रीनल सेल में अभी तक काफ़ी डिस्कवर हो चुका है। रीनल सेल कार्सिनोमाज में एम्ब्लॉइडोसिस देखने को मिलता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, किडनी तो बड़ी हो गई, साथ में किडनी के ऊपर मान लीजिए आपकी किडनी है, कुछ वैक्सी डिपॉजिट होने लग जाते हैं। तो बेसिकली वैक्सी डिपॉजिट क्या है, ए टाइप का एम्ब्लॉइड है। ठीक है, ए टाइप का एम्ब्लॉइड है वैक्सी डिपॉजिट, और ये एम्ब्लॉइडोसिस के कारण हो रहा है। तो बेसिकली ये था पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। थैंक यू, दिस वाज जयंत शर्मा फ्रॉम जीएमसी बाड़मेर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डाउट सेक्शन मतलब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।